वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं इस ड्रामा का चौथा भाग समझाऊंगी। आप में से जिन्होंने इसका पिछला भाग नहीं देखा है वे कमेंट में दिए गए लिंक या प्लेलिस्ट से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ही अचानक इमरजेंसी बेल बजती है जिससे गांव के लोग थोड़े डर जाते हैं। तभी शहर का मुख्य दरवाजा खोला जाता है और वहां दुआनजू अपने बाकी सैनिकों के साथ वापस आ जाता है। दुआनजू अब शहर वासियों को बताता है कि उसने सुजू को मार दिया है। वो उनका कटा हुआ सिर दिखाता है और सबको बताता है कि उसने वो राज्य जीत लिया है। ये सुनते ही शहर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वे सब उसकी जय जयकार करने लगते हैं और उसे दुआएं देने लगते हैं। ये सब देखकर शिमू भी काफी हैरान होती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैं हमेशा सोचती थी कि इस साधारण से लड़के में ऐसा क्या टैलेंट है जो उस स्पेशल मैजिकल लिक्विड ने इसे अपना मास्टर चुना। लेकिन अब मैं समझ पा रही हूँ कि दुनिया के लोगों के लिए वो वास्तव में कितना यूनिक और खास इंसान है। वो इस लिक्विड का सही इस्तेमाल लोगों को बचाने, उन्हें सुख शांति देने और दुश्मनों का नाश करने के लिए कर रहा है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इतने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई है। शायद इसीलिए वो सबका हीरो है। इधर लियांग राज्य के राजा को खबर मिलती है कि दुआनजू युद्ध जीत गया है और उसने सुजू राज्य पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। ये सुनकर राजा और राजसभा के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वे उसे बधाई देने लगते हैं। मिनिस्टर फेंग अब राजा से निवेदन करता है, महाराज, चूँकि वहाँ युद्ध हुआ है इसलिए वहाँ भोजन की कमी हो रही है। मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए भोजन भेजा जाए। तभी फेंग कहता है कि राजा के आदेशानुसार उसने सारा अनाज और चावल पहले ही जमा कर लिया है और राजा के हुक्म देते ही वह खुद वहाँ जाएगा। राजा उसे वहाँ जाने की अनुमति दे देता है, लेकिन ये सुनकर न जाने क्यों मिनिस्टर को ये बात कुछ खास अच्छी नहीं लगती। इधर दुआनजू की हालत काफी खराब थी, इसलिए उसके दोस्त उसका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन दुआनजू जिद करता है कि शिमू ही उसके शरीर पर मरहम लगाए। ये सुनकर मेंग हैरान होकर कहता है, वही क्यों, मैं क्यों नहीं। तब बाकी सब उसे ज्यादा बात न करने के लिए कहते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। अब शिमू उसके कपड़े उतारकर उसके घावों पर दवा लगा रही थी, लेकिन वो इन घावों पर बहुत जोर जोर से दबाकर दवा लगा रही थी, जिसके कारण दुआनजू को बहुत दर्द हो रहा था। अब चूंकि शिमू में ये सब महसूस करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे कितना दर्द हो रहा है। वो उल्टा दुआनजू से कहती है, अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो रो लो ना। खैर, पट्टी बांधने के बाद दुआनजू उसे थैंक यू कहता है और धीरे से कहता है कि अगली बार अगर वो मरहम लगाए तो थोड़ा धीरे लगाए। शिमू तब उसे वहीं बिस्तर पर गिरा देती है और उसके घाव पर फिर से चोट पहुंचाते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दुआनजू मासूमियत से कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। शिमू कहती है, खैर, इससे पहले तो ताबाई सेना तुम्हारी नहीं थी, लेकिन अब ये सभी सेनाएं तुम्हारी अपनी हो गईं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता। इधर लियांग राज्य में एक सुंदर लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम दुआन था, क्योंकि वो दुआनजू की सगी बहन थी। अपने भाई के युद्ध जीतने की खबर सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बस अब इंतजार कर रही थी कि उसका भाई कब उससे मिलने आएगा। जब वो बाहर जाती है तो बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। वहाँ उसकी मुलाकात फेंग से होती है। वो फेंग की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे पसंद करती हो, लेकिन फेंग उसकी तरफ ध्यान दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। इधर कैप्टन दुआनजू को फेंग के आने की खबर देता है। चूँकि वो फेंग जियान के बारे में अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो दुआनजू से कहता है, उसका आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी अच्छे इरादे से आ रहा है। इधर फेंग को देखते हैं जो आ रहा था और अपने कर्मचारी से चुपके से कह रहा था, मैंने जो तैयार करने के लिए कहा था, क्या सब तैयार है। वो व्यक्ति कहता है, हाँ, सब तैयार है। तब फेंग कहता है, जब मैं ऑर्डर दूंगा तभी काम पूरा करना। दूसरी ओर दुआनजू कैप्टन को सांत्वना देते हुए कहता है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं वो क्या करता है। इसके बाद हान उसके पास वही खबर लेकर आता है। फिर जब हान जाने वाला होता है तो दुआनजू उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछना है। हान कुछ देर चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है और इसके बाद कहता है, नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब दुआनजू अपने कमरे में जाता है तो वहाँ शिमू उसका इंतजार कर रही थी। वो शिमू से कहता है, तुम यहीं हो, आओ तुम्हारे साथ थोड़ी बातें करूं। तुम तो मेरे अतीत के बारे में जानना चाहती थी ना, बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। तब वो हान के बारे में पूछती है। दुआनजू तब उसे बताता है, कई साल पहले जब हमें ट्रेनिंग दी गई थी तब वहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर बहुत ही दर्दनाक प्रतियोगिता ली गई थी। उस प्रतियोगिता में मेरे साथ हान भी था। हम दोनों ने जिंदा रहने के लिए सबको मार दिया था। अंत में सिर्फ हम दोनों ही बचे थे, लेकिन आखिरी वार में मैंने हान को चोट पहुंचा दी और मैं वो ट्रायल जीत गया। लेकिन शिमू, मेरी इच्छा हान को मारने की बिल्कुल नहीं थी।
इसलिए मैंने उसे एक ऐसी दवा खिला दी ताकि सबको लगे कि वो मर चुका है, और इसके बाद मौका पाकर मैंने उसे बचा लिया। साथ ही मैंने उसे एक और दवा खिलाई जिसके कारण वो अपनी पुरानी सारी दर्दनाक यादें भूल गया, और फिर एक योजना बनाकर मैंने उसे वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया। शिमू हैरान होकर पूछती है, तुमने उसे क्यों बचाया? दुआनजू कहता है, क्योंकि उसके अंदर मैं खुद को देख पाता था, इसलिए उसके प्रति मेरे दिल में दया आ गई। इसके बाद वह उसे अपने जीवन की और भी कहानियां बताने लगता है कि बचपन में उसे कैसे आश्रम ले जाकर ट्रेनिंग दी गई थी। शुरुआत में तो उन्हें सिर्फ पढ़ाई कराई जाती थी, भोजन और कपड़ों की कोई कमी नहीं रखी गई थी। वहाँ का लीडर उसे बहुत पसंद करता था और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके साथ वो दर्दनाक ट्रायल शुरू हो गया, जिसे जीवित रहने का खेल कहा जा सकता है। वे पिंजरे के अंदर लियांग राज्य के बेकसूर लोगों को कैद रखते थे और हमसे कहते थे कि उन्हें मारो। शुरुआत में हम बहुत डरते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि उनके प्रति दया दिखाने का मतलब खुद को मौत के घाट उतारना है, और खुद को बचाने के लिए हम सब उन्हें मारने लगे। इसी तरह धीरे धीरे हम बड़े होते गए और उनके हुक्म पर सभी असहाय लोगों को मारते रहे। धीरे धीरे हमें एक मॉन्स्टर के रूप में तैयार किया गया। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। एक कैदी ने तब मुझसे रोते हुए निवेदन किया और कहा, आज का मौसम बहुत सुंदर है, कृपया मुझे आज मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनते ही दुआनजू का मन अंदर से पिघल गया। इसके बाद से उसके अंदर फिर से बदलाव आने लगा। वह खुद से सवाल करने लगा कि ये आखिर क्या हो रहा है, वो क्यों एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है और बेकसूर असहाय लोगों को क्यों मार रहा है। उसी दिन के बाद से उसने इस नर्क से बाहर निकलने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसके बाद एक दिन उसे वहाँ से भागने का मौका मिला और वो उस मॉन्स्टर से खुद को एक सामान्य इंसान बनाने में कामयाब हो गया। ये सब सुनकर शिमू उसे सांत्वना देते हुए कहती है, तुम्हारे जैसा ही मेरा स्पेल बैरियर भी लगभग एक जैसा है। मैं भी सामान्य लोगों की तरह सब कुछ महसूस करना चाहती हूँ, लेकिन चाहकर भी कुछ महसूस नहीं कर पाती। ये सुनकर दुआन थोड़ा मुस्कुराता है। अगली सुबह शिमू के साथ यान उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है, फुसांग पेड़ में थोड़ी समस्या हो गई है, इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। साथ ही वो फुसांग पेड़ का एक बहुत सुंदर चित्र उसके लिए गिफ्ट में लाया था। शिमू को वो चित्र पसंद तो आता है, लेकिन वो उसे लेती नहीं है। वो कहती है, आजकल मुझे इससे ज्यादा ये पाम का पेड़ पसंद है। ये सुनकर यान थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्या ये उस दुआन नाम के लड़के के लिए है? शिमू शर्माते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब यान को थोड़ा शक होता है और वो उसे आराम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो चेंग को लेकर बाजार जाती है तो वहाँ देखती है कि लियांग शहर से फेंगजियान और उसके साथ काफी सैनिक आए हुए थे, राजा की तरफ से उस शहर के लोगों के लिए उपहार के रूप में धान लेकर। यहाँ फेंग सभी को ऐसे बुलाता है जैसे वो युद्ध उसने खुद जीता हो, जनरल दुआनजू ने नहीं, और गिफ्ट के रूप में वो सबके लिए धान लेकर आया है। अब वहाँ के लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से भरपेट चावल नहीं खाया था। वे कुछ भी रूखा सूखा खाकर जीवित थे। वे जल्दी जल्दी सब कुछ छीनने लगते हैं। शिमू तब चेंग से पूछती है, तुम धान नहीं लोगे? चेंग तब दुखी होकर कहता है, ये आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जनरल दुआनजू ने इतनी मेहनत से युद्ध जीता है और ये आदमी अब ऐसे बात कर रहा है जैसे पूरी जीत इसी ने हासिल की हो। ऐसे समय में वहाँ दुआनजू और बाकी सभी सैनिक भी आ जाते हैं। फेंग की ऐसी हरकत से वे थोड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन दुआनजू अब फेंग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराता है। वे दोनों अब मिलते हैं। फेंग अब चालाकी से उस पर एक के बाद एक कई जिम्मेदारियां डाल देता है, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि उनकी ताबाई सेना का कैंप इस शहर के बाहर लगाया जाए, जब तक कि मास्टर चिंग यहाँ खुद आकर कमांड नहीं संभाल लेते। यह सुनकर दुआनजू के साथी तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। दुआनजू और उसके दोस्त पहले से ही समझ गए थे कि वह उन्हें निश्चित रूप से किसी न किसी मुसीबत में डालने ही आया है। इधर जो चेंग है वो चावल गुस्से में लेना नहीं चाहता था और इसी आपाधापी में वो उसे लेकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद जब वो शिमू से मिलने जाता है तो वहाँ दुआनजू भी बैठा था। चेंग रोते हुए दुआनजू से निवेदन करता है कि उसे भी अपनी सेना में भर्ती कर ले, वो भी उसकी तरह एक महान जनरल बनना चाहता है। तब दुआनजू कहता है, ठीक है, जब हम यहाँ से जाएंगे तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। चेंग तब मासूमियत से पूछता है, आप लोगों के साथ जाने के बाद क्या मैं फिर से अपनी बहन को देख पाऊंगा? शिमू तब उसे सीधे सीधे कह देती है कि वह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। यह सुनकर चेंग को बहुत दुख होता है और वो रोते रोते वहाँ से चला जाता है। दुआनजू शिमू से कहता है, उसका मन दुखी क्यों किया? उसे तो थोड़ा सांत्वना भी दे सकती थी ना? शिमू कहती है, रोने से उसका मन हल्का होगा, जो चीज कभी संभव ही नहीं है उसे झूठी उम्मीद देकर कोई फायदा नहीं है। मैं जहाँ से आई हूँ मुझे वहीं वापस जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उस रात
शहर में उत्सव हो रहा था। युद्ध जीतने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी। बहुत खाना पीना होता है और वे सब बहुत आनंद लेते हैं। उनके नाच गाने और इस खुशी को देखकर शिमू को भी अंदर से अच्छा लगता है। इसके बाद वह चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। उसे इस तरह अचानक जाते देख चेंग को थोड़ा दुख होता है। शिमू पाम के पेड़ के नीचे एकदम अकेली बैठी थी। पार्टी खत्म करके दुआनजू सीधे उसके पास आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसके पास समय हो तो वो उसकी ड्रेसिंग थोड़ी बदल दे, क्योंकि उसके घाव से ब्लीडिंग हो रही है। ये देखकर शिमू उसकी ड्रेसिंग बदलने लगती है। जब वो उसके बहुत करीब जाती है तो दुआनजू उसे प्यार से शिमू कहकर बुलाता है। शिमू तब उसे इस नाम से बुलाने के लिए मना करती है। तब दुआनजू कहता है, मुझे तुम्हारा ये नाम बहुत पसंद है, जिसे सुनकर वो बहुत हैरान होती है। उन दोनों के इस तरह करीब आने से शायद उनके बीच दबी हुई भावनाएं भी अब धीरे धीरे बढ़ रही थीं। वो तब फिर से उसे इस नाम से बुलाने के लिए मना कर देती है। तब दुआनजू उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा शिमू नाम से ही बुलाना चाहता हूँ और इसके बदले में तुम मेरी स्पर्श करने की इंद्रिय ले सकती हो। इसके जरिए हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। शिमू हैरान होकर उससे कहती है, इस मामूली सी इच्छा के लिए तुम अपनी इतनी बड़ी इंद्रिय मुझे दे दोगे? दुआनजू मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारा नाम मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तुम मुझे इसकी अनुमति दे दो। तभी वो उसकी बात मान लेती है और दोनों वहीं बैठ जाते हैं। दुआनजू अब अपनी उस स्पिरिट स्पेल बॉल का उपयोग करता है और वे दोनों एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। और दोस्तों, शिमू के अंदर अब सचमुच स्पर्श करने की वो जादुई अनुभूति आ जाती है और दुआनजू के अंदर से छूने का एहसास पूरी तरह खो जाता है। जैसे ही शिमू को छूने का एहसास मिलता है, वो खुशी के मारे पहले दुआनजू पर कूद पड़ती है, उसके शरीर को छूने लगती है और दुनिया की सारी भावनाएं महसूस करने लगती है। वो पागलपन में दुआनजू से कहती है, मेरे हाथ पर काटो, मैं दर्द को महसूस करना चाहती हूँ। तब दुआनजू उसके हाथ पर न काटकर धीरे से उसकी गर्दन पर काटता है, जिसके कारण शिमू के अंदर एक बहुत ही विशेष रोंगटे खड़े कर देने वाली अनुभूति होती है। अब वो बेहद खुश होकर उससे कहती है, तो इसे ही जीवित रहना कहते हैं। दुआनजू प्यार से कहता है, इंसानों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है शिमू। क्या तुम कभी पहले एक इंसान के रूप में जीवित रही हो? यह सुनने के बाद शिमू जब अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना चाहती है तो उसे अचानक पता चलता है कि उसने अपनी सारी शक्तियां खो दी हैं। यानी दुआनजू के साथ जब तक वो अपनी इंद्रिय का आदान प्रदान रखेगी, वो बिल्कुल एक साधारण इंसान की तरह शक्तिहीन हो जाएगी। ये समझकर वो अब डर के मारे उसे कसकर पकड़ लेती है। तब शिमू प्यार से धमकी देते हुए कहती है, भूलना मत, 10 दिन बाद मैं फिर से शक्तिशाली हो जाऊंगी, तब तुम्हें मजा चखाऊंगी। दुआनजू अब शरारत से उसे चुटकी काटता है और इसके बाद उसे गुदगुदी करने लगता है। तब वो खिलखिलाकर बहुत हंसती है। दुआनजू अब उसे ये सारी इंसानी अनुभूतियां समझाता है और इसके बाद उसका ध्यान जाता है कि दुआनजू के उस घाव वाली जगह से खून निकल रहा है, लेकिन उसे जरा भी दर्द नहीं हो रहा है। तब वो समझ जाता है कि शिमू के भावनाहीन रहने पर उसे कैसा महसूस होता था। असल में वो भी शिमू की तरह कुछ समय के लिए इस भावनाहीन जीवन का अनुभव करना चाहता है, जिसे सुनकर शिमू बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अगली सुबह जब दुआनजू की नींद खुलती है तो एक अजीब गड़बड़ होती है। वो सुबह उठकर जिसे भी छू रहा था वो चीज फट रही थी, टूट रही थी। क्योंकि उसके पास छूने का एहसास नहीं था, इसलिए वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो हाथों से कितना ज्यादा दबाव डाल रहा है। इसके बाद वो अपने जूते तक नहीं पहन पा रहा था, यहाँ तक कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जब वो बाहर जाकर देखता है तो आसपास की सब चीजें टूटी फूटी पड़ी थीं। सब लोग सोच रहे थे कि रात को शायद महल में कोई चोर आया था। तब दुआनजू को तुरंत शिमू की याद आती है। वो उसी तरह लड़खड़ाते हुए चलते चलते शिमू के पास जाता है और देखता है कि वो एक बहुत ही प्यारे खरगोश को सहला रही है। उससे बात करके दुआनजू को समझ आता है कि पूरी रात ये सारी तोड़फोड़ किसी चोर ने नहीं बल्कि खुद शिमू ने की है। स्पर्श की अनुभूति का मजा लेने के लिए पूरे महल में मौजूद हर चीज को उसने तहस नहस कर दिया था। यहाँ तक कि पूरी रात वो सोई भी नहीं, क्योंकि उसके पास इंसान बनकर जीने के केवल 10 ही दिन हैं। दुआन अब उसके चेहरे पर लगी मिट्टी को पोंछने के लिए कहता है। तब वो दुआन के हाथ को पकड़कर महसूस करने लगती है और अपनी त्वचा को भी छूती है। दुआन उससे मुस्कुराकर कहता है, चलो तुम्हें आज बाजार ले चलता हूँ, वहाँ बहुत कुछ है महसूस करने के लिए। जब वो उसे बाजार ले जाता है तब तो शिमू किसी छोटे बच्चे की तरह सभी दुकानों में घूम घूम कर हर चीज को दबाकर तोड़कर नष्ट कर रही थी, और इधर बेचारा दुआनजू ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी नशे में धुत व्यक्ति की तरह वो अपने ही पैरों पर गिर रहा था। कोई उसके पैरों पर पैर रखकर चला जाता तो उसे कोई एहसास भी नहीं होता था। आसपास के लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि जनरल साहब शायद आज सुबह सुबह ही नशे में हैं। शिमू का जब आसपास की हर चीज को तहस नहस करना खत्म हो जाता है तब वो दूसरी तरफ चली जाती है। अब सभी दुकानदार दुआनजू से आकर शिकायत करने लगते हैं।
तब दुआनजू थका हुआ सा कहता है, ठीक है, सारे नुकसान के पैसे मैं दे दूंगा। इसके बाद जब वो शिमू की तरफ मुड़कर देखता है, तब शिमू को खिलखिलाते हुए और इतना सुंदर देखकर अचानक उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। तब दुआनजू को लगता है कि इस पूरी दुनिया में उसने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। उसकी जो पसंद थी वो उसी पल गहरे प्यार में बदल जाती है। शिमू जब बाजार में घूमते घूमते अचानक गिरने लगती है, दुआनजू तब फुर्ती से उसे अपनी बाहों में संभाल लेता और कसकर पकड़ लेता है। शिमू तब इस तरह हाथ पकड़े जाने की खूबसूरत अनुभूति को अपने दिल में महसूस करती है और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत ही रोमांटिक तरीके से मुस्कुराते हैं। 2 दिन बाद सुझू राज्य में आखिरकार मार्शल चिंग आ जाते हैं। दुआनजू जिसके अंडर रहकर काम करेगा, उनका सब लोग बहुत बड़ा स्वागत करते हैं और इसके बाद दुआनजू उसके पास जाकर मिलता है और उन्हें पूरा सम्मान देता है। मार्शल चिंग उसके इस बेहतरीन काम की बहुत प्रशंसा करते हैं और इसके बाद कहते हैं, चूंकि ये राज्य तुमने जीत लिया है, इसलिए अगली बार तुम नॉर्थ चोंग पर हमला करोगे। लेकिन दुआनजू तुरंत मना करते हुए कहता है, उन्होंने पहले ही हमारे साथ शांति समझौता कर लिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ हमला करना नैतिक रूप से सही होगा। हमें इसकी जगह यूजू और लुजू राज्य पर हमला करना चाहिए। हालांकि मार्शल चिंग उसकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होते। वो अपनी धौंस जमाते हुए कहते हैं, 2 राज्यों पर एक साथ हमला करने पर शांति समझौता होने में लगभग 1 साल लग जाएगा। उससे बेहतर है तुम सिर्फ इयोजू राज्य पर हमला करो। मार्शल चिंग दुआनजू को आगे कुछ भी कहने का मौका नहीं देते और जानबूझकर अपना यह तानाशाही फैसला उस पर थोप देते हैं। साथ ही वो उस रहस्यमयी लड़की से भी मिलना चाहते हैं जिसने युद्ध जीतने में दुआनजू की इतनी बड़ी मदद की थी। दुआन तब चिंग से कहता है कि वो शिमू को बुलाकर लाए। शिमू जब वहाँ दरबार में आती है, तब मार्शल चिंग उससे पूछते हैं, क्या तुमने ही विभिन्न गणितीय गणनाएं करके हमें ये युद्ध जिताया है? शिमू तब बेबाकी से कहती है, नहीं, युद्ध जिताना मेरा काम नहीं है, मैंने बस मौसम का थोड़ा अनुमान लगाकर उन्हें जानकारी दी थी। ये पूरी तरह से किस्मत पर ही निर्भर करता है और साथ ही हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। उसकी इन समझदारी भरी बातों से प्रभावित होकर मार्शल चिंग उसे सेना में एक बड़ा प्रमोशन देना चाहते हैं, लेकिन शिमू उन्हें साफ धन्यवाद देकर कहती है, मुझे किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, मैं पहले भी जैसे दुआनजू के साथ थी, अभी भी सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती हूँ। उसके ऐसे सीधे और अड़ियल व्यवहार से वहाँ मौजूद कुछ सैनिक बहुत नाराज हो जाते हैं। तब शिमू भी गुस्से में तमतमाकर कहती है, अगर मैं खुद यहाँ से जाना नहीं चाहती तो इस पूरी महफिल में किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझे जबरदस्ती ले जाए। यह सुनते ही एक सैनिक गुस्से में तलवार तानकर उसे मारने आगे आता है, लेकिन दुआनजू ढाल बनकर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी शिमू चालाकी से वहाँ बेहोश होने का नाटक कर देती है। यह देखकर दुआनजू बिना वक्त गवाए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उन सबके सामने गरजते हुए कहता है, अगर मेरा आदमी कहता है कि वो नहीं जाएगी तो वह कहीं नहीं जाएगी, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह कहकर वो सबके सामने से वहाँ से निकल जाता है। उसके ऐसे बागी व्यवहार से मार्शल चिंग सहित महफिल में उपस्थित सभी बड़े अधिकारी काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, लेकिन उसे इस तरह अपनी गोद में उठाकर ले जाते समय दुआनजू को दिल ही दिल में बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो उसे सुरक्षित उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है और उसे आराम से सोने के लिए कहता है। उस रात मार्शल चिंग और फेंग जियान दोनों बंद कमरे में मिलकर एक गुप्त सलाह कर रहे थे। इससे हम साफ समझ सकते हैं कि वे दोनों अंदर ही अंदर एक हो चुके हैं और दुआनजू को दबाने के लिए उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। आज दुआनजू ने दरबार में जो बगावती फैसला लिया वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मजबूरन उन्हें अभी ये फैसला मानना होगा, क्योंकि वे ड्यूक पेई नाम के एक खास व्यक्ति को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। जब तक उनकी वो मुख्य योजना पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, तब तक दुआनजू को थोड़ा थोड़ा करके ढील देनी ही होगी। हालांकि युद्ध का मैदान तो उनके ही फैसलों पर चलेगा। वे सोचते हैं कि अगर दुआन एक और युद्ध जीत जाता है तो उसका क्रेडिट मार्शल चिंग को मिलेगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और अगर वह गलती से युद्ध के मैदान में मारा जाता है तो उसे शहीद का दर्जा मिल जाएगा और उसका रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में उनका मकसद पूरा हो ही रहा है। इसीलिए वे तय करते हैं कि उनकी पुरानी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। दूसरी ओर हम शिमू को देखते हैं। वो जब कमरे में चैन से सो रही थी, तब वो अपने सपने में पहली बार ठंडी हवा को बहते हुए महसूस कर पा रही थी। यहाँ तक कि वो अपने दिमाग के अंदर अपने खोए हुए माता पिता को साक्षात देख पा रही थी। वो अपने सपने में अपने माता पिता के साथ बातें करती है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। उसके पिता वहाँ बैठकर एक बहुत ही सुंदर संगीत बजा रहे थे और उसकी माँ उसे बहुत दुलार और प्यार कर रही थी। अपने पिता और माँ के हाथों को छूकर वो अपने अंदर एक बहुत ही सुंदर ममता भरी गर्माहट महसूस करती है। इसके बाद जैसे ही अचानक उसकी रोते हुए नींद खुलती है,
तो वो देखती है कि पास ही दुआंजू बैठा हुआ था। शिमू की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज पहली बार उसे अपने माता पिता के हाथों को छूने की वो अनमोल अनुभूति मिली थी। यहाँ तक कि वो अब जागते हुए भी अपनी चलती हुई सांसों को महसूस कर पा रही थी, जिसका असली अर्थ ही है जीवित रहना। शिमू दुआंजू से कहती है कि थोड़ी देर पहले उसने अपने माता पिता को अपने सपने में देखा है, और इसके बाद उसे दुआंजू से पता चलता है कि साधारण इंसान भी बिल्कुल उसकी ही तरह सोते हुए खूबसूरत सपने देखते हैं। यह जानकर वो अंदर से बहुत ज्यादा हैरान और भावुक हो जाती है। और दोस्तों, यहीं पर आज का ये इमोशनल एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को? शिमू और दुआंजू की ये केमिस्ट्री आपको कैसी लग रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा।